स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये सीरीज़ जो है गणित पेडागोगी से है। आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक प्रश्न को बनाने का काम कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि सही उत्तर चुनें। 80 जो है डेसीमीटर स्क्वायर इजकल टू कितना जो होगा मिलीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ आपको फिलअप करना है और ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, डीएम का मतलब यहाँ संकेत दे रहा है डेसीमीटर और एमएम का मतलब मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताने का काम करें। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.08 मिलीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.00 फिर 008 मिलीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 800 मिलीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन दे रखा है 80,000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, एक डेसीमीटर बराबर, ठीक है, एक डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़रा समझने का काम कीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इजकल टू आप कीजिएगा तो 100 मिलीमीटर हो जाएगा आपको एमएम। ठीक है, तो एक डेसीमीटर इजकल टू क्या हो जाएगा आपको मिलीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 80 डेसीमीटर स्क्वायर इजकल टू उसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, कीजिए, तो गुना कीजिएगा मित्रों तो आपको 80,000 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है। मीटर, इंच, फुट और ग्राम दे रखा है। तो देखिए, मीटर भी नापने की इकाई है, इंच भी मापने की इकाई है और फुट भी है, लेकिन ग्राम तौलने की इकाई है। तो ये तीनों से अलग है मित्रों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आप लोग भी बनाने का काम कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों को ज्ञात करना, ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है उद्देश्य नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपके हर एक सेक्शन में 2 4 5 मिलते हैं नहीं वाले, तो ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना और तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना यानी कि फीडबैक देना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब देने का काम कीजिए। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों के अधिगम के दौरान कमियों को ज्ञात करना ये तो है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट भरना, ये नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यदि किसी सारणी के सभी पदों का समानांतर माध्य 40 और माध्यिका 50 है तो उस सारणी के पदों का बहुलक हो सकता है। तो यहाँ पे बहुलक निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा आप लोग। इस क्वेश्चन को बनाइए, आंसर दीजिए, बताइए आप लोग। कहा जा रहा है यदि किसी सारणी के सभी पदों का समानांतर माध्य 40 है और माध्यिका 50 है तो सारणी का बहुलक ज्ञात करना है यहाँ पे। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, तो कीजिए तो क्या आएगा आपको आंसर।
3 गुने माध्यिका आपका कितना है 50 है, और माध्य कितना है आपका 40 है, यानी कि 150 में से आप 80 को घटाइए तो क्या आएगा 70 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 150 में से आप 80 को घटाइएगा तो 70 ना आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 70 हो जाएगा। टिक आउट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि यदि किसी सारणी के सभी पदों का समानांतर माध्य, वही क्वेश्चन है जो कि आप बनाए हैं अभी, तो इसका तो राइट आंसर 70 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसका क्षेत्रफल। अब चारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। ऑप्शन के अनुसार पहला √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, या 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, या 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक है, या 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक है। तो इन सबों का जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसका निकालिएगा तब 22/7, ठीक है, गुने √2 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 22/7 गुने √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी कि इसका मान आपको 44/7 हो जाएगा। तो ज़रा हम साइड में इसको लिख देते हैं 44/7, ठीक है, ये 44 है, ध्यान रखिएगा। पहला आया आपको 44/7। दूसरा का है 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, ठीक है, तो इसका निकालिएगा तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका आ जाएगा आपको 4, ठीक है। इसका निकालिएगा 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, तो देखिए तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 4 होगा यहाँ पे, तो 4 से 4 कट गया, तो इसका मान क्या बचा आपको √3, ठीक है। तो पहला का मान 44/7, दूसरा का 4 आया है और तीसरा का √3 आया है। अब हमको निकालना है ये 3, 4, 5 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरो के सूत्र से निकाल लीजिए ज़रा त्रिभुज का क्षेत्रफल, निकालिए तो आप लोग, तो क्या हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका मान भाई बताइए, बोलिए। इसका मान आपको 6 आ जाएगा, जोड़िए ना इसको, 4, 3, 7, 5, 12/2, तो 6 आ जाएगा एस का मान। तो यहाँ से निकालिए S इंटू S माइनस A, तो आपको क्या आ जाएगा 3, ठीक है, S माइनस B, तो इसमें आ जाएगा आपको, रुकिए निकालिए दिया जाए, तो क्या हो जाएगा S इंटू S माइनस A, ठीक है, इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, ठीक है। तो 6 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 36 आ जाएगा। तो √36 होगा ना, ये टोटल रूट में रहेगा, तो 36 का मान कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से आपने क्या देखा, आपने चारों का निकाला क्षेत्रफल, तो पहला का 44/7 आया था, ठीक है। दूसरा का कितना आया था बताइए आप लोग, 4 सेंटीमीटर आया था। तीसरा का √3 सेंटीमीटर आया था, और चौथा का 6 सेंटीमीटर आया है। तो सबसे बड़ा किसका होगा, तो इसका होगा, क्योंकि इसका मान 44/7 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा प्रोसेस में है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है, एक न्यून कोण है। तो यहाँ पे न्यून कोण निकालना है, तो आप लोग बताइए क्या होगा, बना करके बताइए आप लोग, थोड़ा दिक्कत होती है लिखने में। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर बताइए ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वेट रहेगा।
ठीक है, बना करके बताइएगा आप लोग। समझाने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में संख्याओं की समझ सदा संक्रिया बोध के विकास के साथ होती है। इनमें से किस कथन को संक्रिया बोध के अवयव के रूप में नहीं बताया जा सकता है? दी गई स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली संक्रिया को निर्धारित करना, यह समझना कि समान संक्रिया को भिन्न समस्या स्थिति में उपयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रभाव को जानना, या ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है संख्या और परिणामों की तुलना करना। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताने का काम करें। क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में संख्याओं की समझ सादा जो है संक्रिया बोध के विकास के साथ होती है। इनमें से किस कथन को संक्रिया बोध के अवयव के रूप में नहीं बताया जा सकता है? क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं बताया जा सकता है। पहला ऑप्शन है दी गई स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली संक्रिया को निर्धारित करना। तो साथियों इस स्थिति में नहीं बताया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि श्री जैन ब्लैक बोर्ड पर निम्नलिखित आरेख खींचते हैं। जैन कोई विद्यार्थी है जो कि आरेख खींचता है ब्लैक बोर्ड पे। देखते हैं कौन सा आरेख खींचते हैं जैन महोदय। यही आरेख खींचा गया इनके द्वारा, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके बाद वे शिक्षार्थी के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत करते हैं। यदि दीवार के 1/8 को रंगने के लिए 1/2 लीटर पेंट की जरूरत होती है, तो पूरे दीवार को रंगने के लिए कितने पेंट चाहिए होगा? श्री जैन डैश डैश पर आधारित समस्या को शिक्षार्थियों के समक्ष प्रतिपादित करना चाहते हैं। किस समस्या के द्वारा? भिन्न का गुणनफल के द्वारा, या पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना, या भिन्न को भिन्न से विभाजित करना, या भिन्न को पूर्ण संख्या से विभाजित करना। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, जरा बताइए आप लोग। जैन किस पर जो है आधारित समस्या को शिक्षार्थियों के समक्ष प्रतिपादित करना चाहता है? तो ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? विभाजित करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। भिन्न को भिन्न से विभाजित करने की समस्या पर समक्ष प्रतिपादित करना चाह रहे हैं मिस्टर जैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि कक्षा 4 में पढ़ने वाले एक बच्चे को छांटने, पैटर्न्स को पहचानने, संख्याओं और आकृतियों के उन्मुखीकरण, समय बताने, मापने आदि में कठिनाई होती है। वह बच्चा संभवतः किस विकार से ग्रसित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है, डिसकैल्कुलिया से ग्रसित है, डिसग्राफिया से ग्रसित है, या अवधान में कमी वाले विकार से ग्रसित है? तो किस प्रकार से वो ग्रसित है, जरा बताइए आप लोग। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बनाने का भी काम कीजिएगा। देखिए, कक्षा 4 में पढ़ने वाले एक बच्चे हैं जिसको छांटने, पैटर्न्स को छांटने और पहचानने में, और संख्याओं और आकृतियों को उन्मुखीकरण, समय बताने, मापने आदि में कठिनाई होती है। तो वह बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है? डिसलेक्सिया से, जो पठन विकार होता है, डिसकैल्कुलिया से, जो गणित विकार होता है, डिसग्राफिया से, जो लेखन क्षमता में प्रॉब्लम होता है, और चौथा है अवधान में कमी वाले विकार से ग्रसित हो। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा बताइए आप लोग। तो साथियों यहाँ इसको क्या दिक्कत हो जाएगा, बताइए आंसर। डिसग्राफिया से ग्रसित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता। राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा बताने का आप लोग काम करें। तो राजन द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाना यह प्रदर्शित करता है कि वह संख्या संक्रिया को नहीं समझता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक जो है आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों को भ्रमण की योजना बना सकता है।
एक शिक्षक महोदय को आकार के बारे में पढ़ाना है तो वह बच्चों को स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। यह ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है। क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, आकार ही किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए शिक्षक महोदय के लिए ऐतिहासिक स्थानों को भ्रमण की योजना के लिए बना सकता है ऐसा अवसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एनसीएफ से है। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, और नहीं को बोल्ड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा कथन है जो कि एनसीएफ 2005 को फॉलो नहीं करता है? ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप व अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो क्या होगा इसके आंसर, जरा बताने का काम करें। तो प्रश्न में प्रदत्त कथन आंकिक प्रश्नों के हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताने का सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऐसा नहीं करता है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि 5, 6, 7, 1 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है? तो बताइए, पलट के बनाइए आप लोग। अब 5, 6, 7, 1 में से घटाइए 1, 7, अब इसमें से घटाइए ना 1, 7, 6, 5, हटाइए, क्या आएगा आंसर, ज़रा बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, ये बच गया 6 के 6, तो यहाँ पे 0, ये बच गया क्या 9, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3906 किस में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुने 1 इजकल टू 1 और 11 गुने 11 इजकल टू 121 और 111 गुने 111 12,321 है। तो अगला पैटर्न क्या होगा बताना है, तो बताइए आप लोग। देखिए, तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है, समान संख्या के वर्ग की अवधारणा निहित है। जैसे कि एक अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग करने के लिए इस विधि को अपनाते हैं। सर्वप्रथम 1 की जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है उतनी बार 1 से गुना शुरू करते हैं, इसके बाद उल्टी गिनती का क्रम स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, जरा बताने का आप लोग काम करें। इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 है? तो बताइए आप लोग क्या होगा। 1/2 में कितने 1/8 है? तो काटिए ना इसको, क्या हो जाएगा 4। तो 1/2 में क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 अथवा 4 = 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? परिणात्मक अवस्था पर, विभाजनात्मक अवस्था पर, या गुणनखंडीय अवस्था पर, या संक्रिय अवस्था पर?
तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा आप लोग बताइए। तो संख्या की संक्रिया अवस्था द्वारा शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। इसके माध्यम से वह संख्या 4 की विभिन्न संक्रियाओं को समझकर इसकी अवधारणा को स्पष्ट कर रही है। समझे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। संक्रिया अवस्था पर ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग भी बनाने का काम कीजिए, जवाब दीजिए। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 4,82,000 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? चार लाख नहीं है साथियों, वहां पे 40,082 लिखता है। कहा जा रहा है कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 जो है लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा बताइए आप लोग। किस कारण यहाँ बच्चा को दिक्कत हो रहा है? वह तीसरी कक्षा का बच्चा है, 482 को 482 पढ़ता है और लिखता है उसको 40,082। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो देखिए, कक्षा 3 का बच्चा जब इस तरह समस्या से कर रहा है तो इससे शिक्षक के लिए स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन संख्याओं के स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि संख्यात्मक मान को स्पष्ट करने में कमजोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वह सुनता है लेकिन स्थानीय मान समझ स्थापित नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर होगा, बताइए। कहा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन, व्यकलन का मतलब घटाव होता है, को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं को पुनरावृत्ति करना। चरण 2 में यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। चरण 3 में स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं को व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। किस ओर कर रहा है जरा बताइएगा। व्यवस्था संकल्पना से संक्रिया की ओर, परिकलन प्रक्रिया, या संक्रिया से व्यवस्था संकल्पना की ओर, परिकलन प्रक्रिया की ओर, या ऑप्शन नंबर सी में परिकलन प्रक्रिया से व्यवस्था संकल्पना से संक्रिया की ओर, या ऑप्शन नंबर डी में व्यवस्था संकल्पना या परिकलन प्रक्रिया संक्रिया की ओर। तो क्या होगा इसका जवाब, जरा बताने का आप लोग काम कीजिए। तो अध्यापक महोदय विद्यार्थियों को चरण 1 में स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ क्या करता है, 2 अंकीय संख्याओं को पुनरावृत्ति करके व्यवस्था संकल्पना की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तथा चरण 2 में अगर देखा जाए तो अध्यापक विद्यार्थियों को यह प्रदर्शित करने के लिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है तथा टैली चिन्हों का प्रयोग करता है। तो यह अवधारणा परिकलन प्रक्रिया कहलाती है। तथा चरण 3 में अध्यापक क्या करता है, यह बताता है कि स्थानीय मान प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं का व्यवकलन का अनुप्रयोग करके संक्रियाओं की अवधारणा को प्रदर्शित करना है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवस्था संकल्पना और परिकलन प्रक्रिया तब संक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ, 11 सैकड़े किसके बराबर है? अब बताइए आप लोग, बताइए, इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा बताने का काम करें आप लोग। तो 11 इकाइयाँ, ठीक है, तो प्लस 11 दहाइयाँ तो 11 गुने 10, प्लस 11 सैकड़े गुने 11 गुने 100। तो एक अब उसको जोड़ दीजिए, 110 प्लस 11, 100 प्लस 11। जो 11 इकाइयाँ है तो उसमें 11 है, दहाइयाँ है तो 10 से गुना कर दीजिए, 11 सैकड़े है तो 100 से गुना कर दीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए।
तो जोड़िएगा तो क्या आएगा आपको बताइए, जोड़िएगा तो 1221 आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 509 और 3028 का योग है। अब योग कीजिए, 509 और 3028 को जोड़ दीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए आप लोग। चलिए जोड़ते हैं। 509 अब कितना है, 3028 है, 8203, जोड़िए इसको, क्या आएगा बताइए। 7, ये क्या हो जाएगा, 3, ये 5, ये 3, यानी कि 3 5 3 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 5 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है, जरा बताइए। तो बताने का काम कीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप यहाँ होगा, बराबर है, क्वेश्चन में लिख रहा है यदि वर्ग और आयत के परिमाण बराबर है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो लंबाई मान लेते हैं एल हाइले है, बी मान लेते हैं ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होगा, और बराबर है 24 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो एल 8 है तो एल की जगह 8 ले लेते हैं, और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देते हैं, ब्रेथ निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब 2 इंटू एल 8 ले लीजिए प्लस बी इजिकल टू 24 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मान निकालिएगा बी का, तो बताइए बी का मान निकालिए। तो इधर बी जाएगा, 8 उधर जाएगा, तो 12 माइनस 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से क्या निकल के मान आया इसका, 4, बी इजिकल टू आपको 4 आ गया। तो अब क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, लंबाई पहले से मालूम है, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 4 इजिकल टू 32 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या, तो 6 गुने कितना करेंगे बताइए, 3600 करेंगे, 6 गुने 3600। तो ये आपको सेकेंडों की संख्या ज्ञात होगा, तो एक दिन में मिनटों की संख्या, तो 24 गुने 60 कर लीजिए, मिनटों की संख्या निकल जाएगा आपको, क्या कि 24 घंटा होता है, तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24 1400 आपको 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालिएगा, कहा जा रहा है कि कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो उसको भागा दे दीजिए ना आप, 6 गुने 3600 बट्टे 1400 40 कर दीजिए, तो कटाइएगा, जो कटाइएगा आपको आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या करना है आपको, 6 गुने 3600, अच्छा हम कटाइए देते हैं, बट्टा 1440, ठीक है। तो आप लोग कटाने का काम कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर आएगा। इसे 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट दीजिए, ठीक है। इसको आप काट लीजिए 6 से, 2 और 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 24 हो गया। और इसको 24 से काटिए, इसको कितना आएगा, 6 से काट दीजिए इसको, इतना आ गया आपको, इसको 6 से काटिए 4, यानी कि आपको 15, यानी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन, 15 आ रहा है, कटाइएगा तो 15 आ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग भी बनाने का काम कीजिए। कहा जा रहा है किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, तो कितना है वर्ग सेंटीमीटर में, ज़रा बताइए आप लोग। तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो भुजा निकालिएगा, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर आपको एक भुजा आएगा,
तो आयत की चौड़ाई यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, तो इसका प्रत्येक भुजा तो 5 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई इसका मान लीजिए अब 5 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई अब क्या करना है कि चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई 5 है तो लंबाई क्या हो जाएगा 10। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको मालूम चल गया क्या, लंबाई 10 चौड़ाई 5 है, तो 10 गुने 5 कीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह आपका आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि किसी एक की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आंतरिक लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। तो क्या करेंगे बताइए आप लोग। पहले दोनों का हम लोग आयतन निकाल लेंगे और क्या करेंगे, पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले का आयतन निकालेंगे तो 20 गुने 18 गुने 15 कीजिए, ठीक है। तो पहला का आयतन निकलेगा, दूसरा का निकालिएगा 18 गुने 12 गुने 5, दूसरा का आयतन निकलेगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बक्सा का आयतन बी बक्सा का आयतन का कितना गुना है। तो निकालिएगा और गुना करके आप लोग बताइएगा, देखिएगा जितना आएगा गुना होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब पहला का आयतन निकाल लेना है, दूसरा का आयतन निकाल लेना है, इसके बाद में देखना है कि किसका क गुना अधिक है, वही इसका आंसर होगा। तो हम भी निकाल देते हैं, चलिए, ऐसे आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग कर लीजिए। पहला का निकालते हैं 20 गुने 18, अब कितना है 15 है, तो कर लेते हैं, गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 15 दूना 30 गुने 18 54, ठीक है। तो 20 गुने 18 गुने 15 सही है, हाँ, तो 5400 हो जाएगा आपको सेंटीमीटर। पहला का निकल गया 5400, दूसरा का निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा का कितना है बताइए आप लोग, 18 गुने 12 गुने 15, इसका निकालते हैं, निकालिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, गुना करके निकालिए। तो निकालिएगा तो आपको कितना जाएगा 1080 सेंटीमीटर। तो कितना गुना अधिक है, तो यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए एक का आपको जो है कितना है 5400 है, और दूसरा बी का कितना है 1080 है। तो इसको भाग दीजिए तो ज़रा 5400 से और 1080 में, तो जो भाग दीजिएगा वहीं आपको आंसर आएगा, वहीं आपको कितना गुना निकलेगा वहीं आपको आंसर आएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्यों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। कार्ड दे दिया है और उसको मिलान करने के लिए कहता है। कार्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। इस खेल का क्या उद्देश्य है, इस तरह दे रहा है, तो इस खेल का उद्देश्य क्या है शिक्षक महोदय के लिए, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों को पहचान करने में बच्चों की मदद करना, आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा को विकसित करना, या डी में कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। तो ऐसा देख करके शिक्षक महोदय किस खेल का उद्देश्य करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है शिक्षक महोदय का। तो विभिन्न अभिविन्यासों के समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करने के लिए ऐसा शिक्षक महोदय करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखना है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 1 किलोग्राम इजकल टू 1 किलोग्राम 12 ग्राम, तो 1 किलोग्राम 12 ग्राम, तो यहाँ पे दे रखा 1.012 किलोग्राम, तो ये तो सही है। दूसरा चलते हैं, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, ये भी सही है। तीसरा है 23/100, तो 23/100 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपको
बताइए। 23/100 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 ना आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया है 2.30, तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं होगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहीं पे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि गुणनफल इतना गुना इतना में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इतना प्राप्त हो जाए? अब बताइए, बनाइए इसको आप लोग। तो मान लेते हैं आप उसको गुना कर लीजिए, जो दिया गया है उसमें से x को घटा लीजिए। ठीक है, गुना करके उसमें से x को घटा लीजिए, इक्वल टू इतना कर दीजिए जितना वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? जो गुना किए हैं उसमें से इसको देखिए, इसको गुना कर दीजिए आप सिंपल, और इसमें से घटा दीजिएगा। जो गुना करिएगा उसमें से इसको इतना घटा दीजिएगा, वही आपको आंसर आएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा आप लोग, जितना वैल्यू आएगा इस वैल्यू में से, ठीक है, गुना करने के बाद ये वैल्यू को घटा दीजिएगा, वहीं आपको आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ में, या ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल हेतु, या विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता हेतु वैदिक गणित का महत्व बढ़ता जा रहा है, रुचि बढ़ता जा रहा है, गणित में गणना के कौशल तथा गति हेतु। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? जरा आप लोग बताने का काम करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ हेतु, विद्यार्थियों के गणित के समस्या समाधान के कौशल हेतु, विद्यार्थियों को गणित में एकाग्रता हेतु, विद्यार्थियों के गणना में कौशल तथा गति हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? गणना में कौशल तथा गति हेतु वैदिक गणित विद्यार्थियों को रुचि प्रदान कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल, गणित के लिए अगर अच्छा शिक्षिका बनना चाहती है किसी भी विषय का, यहाँ पे तो गणित की बात हो रही है, तो गणितीय विषय को, वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़कर उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें अवधारणात्मक ज्ञान बढ़े, समझ की योग्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर हम लोग सी की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन होगा, वही चुनाव किया जाता है। तो क्या होगा? बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाने के लिए बेहतर विकल्प होगा। तो क्वेश्चन में बी ऑप्शन में कह रहा है कि गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान और समझ और योग्यता होनी चाहिए। अगर वो आकांक्षा गणित की अच्छा जो है अध्यापिका बनना चाहती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग भी बनाने का काम कीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। इसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं तथा अथवा माचिस के तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियाँ प्रदान कर रही है, या कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण का प्रयोग कर रही है, या मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है, या विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना चाह रही है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? जरा आप लोग बताने का काम करें। क्वेश्चन क्या था
क्वेश्चन यही था, एक अध्यापिका है जो कि अपनी कक्षा में गुना को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। ठीक है, जैसे कि 8 को उसको गुना करना है 2 से 4 में, तो 2 को जो है 4 बार जोड़ कर बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुना के रूप में बताती है, तत्पश्चात गुना से परिचित कराती है। उस तरह जोड़ के बताती है, इसके बाद वस्तुओं के भी माध्यम से बताने का काम करती है, इसके बाद तब उसको गुना से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल प्राप्त करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं का अथवा माचिस की तीलियों का प्रयोग करती है। तो ये क्या करना चाहती है भाई अध्यापिका यहाँ पे? तो इस तरह वो अध्यापिका मूर्त से अमूर्त संप्रदाय की ओर एक रूप में पाठ विकास का निर्माण करना चाह रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 30 में आपका कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, लिखिएगा आपका कितना सही हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।